हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्लैक बॉडी रेडिएशन लेकर आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं, हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, आखिरकार किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में अपने अपने पोस्टुलेट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें पढ़ना किस में है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में दो मेजर प्रॉब्लम थी, जैसे कि वो जो है पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल है उसके लिए वैलिड नहीं था। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड नहीं था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर के भी वो वैलिड नहीं था। तो मैक्स प्लांक ने अपना ऐसा बोल सकते हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट दिया, जिसको लेकर के इस पर एक क्वांटम मैकेनिक्स में की एक न्यू पड़ी। तो आइए देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और किन किन साइंटिस्ट ने अपना पोस्टुलेट्स इसको लेकर के दिया है। तो एक्सप्लेन्ड बाय मैक्स प्लांक, मतलब अच्छे तरीके से इसको मैक्स प्लांक ने ही एक्सप्लेन किया 1900 में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम जब पढ़ते हैं तो समझ लीजिए यहीं से ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है, मतलब यही उसका ओरिजिन है। तो ब्लैक बॉडी सबसे पहले जानेंगे आखिरकार ब्लैक बॉडी क्या होता है। A black body is an ideal object that absorbs all incident radiation and emits radiation depending only on its temperature। मतलब एक ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है, मतलब एक आइडियल बॉडी। वैसे आइडियल का मतलब वैसे इन नेचर में कोई आइडियल एग्जिस्ट करता नहीं है। तो ऐसा मानते हैं कि ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की रेडिएशन को, उस पर पड़ने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और टेम्परेचर, मतलब जब आप उसको हीट करेंगे तो उन जितने भी रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब किया रहता है उसको इमिट करता है। तो इसे ही हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, और जिस रेडिएशन को वो इमिट करता है उसे ही हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। नो बॉडी इज़ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। हमारे नेचर में कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। तो जब परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो इसकी स्टडी हम कैसे करेंगे। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले एक प्रैक्टिकली हम ब्लैक बॉडी बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक स्फेरिकल कैविटी लेंगे जिसमें से रेडिएशंस अंदर जाएंगी, तो वो कैविटी से टकराएंगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होंगी, फिर इसके मतलब ऐसा सिस्टम बनाया गया है। इसको एक स्फेरिकल ऐसे कैविटी बनाई गई है और उसमें छोटा सा होल किया गया है, ताकि जब उसमें रेडिएशंस जाए तो वो बाहर ना निकल पाए, उसी के अंदर वो एब्जॉर्ब होती रहें। तो जो रेडिएशन गई, कुछ रेडिएशन यहाँ पड़ी, फिर उसके बाद टकरा के यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। इस तरह से जितने भी जो भी रेडिएशंस गई वो पूरी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो गई। तो इस प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी, मतलब इस ब्लैक बॉडी को सबसे पहले फेरी ने बनाया था। तो इसकी स्टडी करने के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती नेचर में, इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी बनाया था। तो यहाँ पर एक बार रेडिएशन गई तो जितनी एनर्जी उसमें थी उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप मानेंगे फाइनली उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ये कैविटी, ना कि पूरा स्फेरिकल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आइए अब हम देखेंगे स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको लेकर के उन्होंने कैसे स्टडी किया। तो किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें मतलब अलग अलग तरह के टेम्परेचर को रख करके हम उसमें देखते हैं आखिरकार उस पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम एनर्जी डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ बनाते हैं और फिर उसमें टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी आपकी चेंज होती जा रही है और एनर्जी डेंसिटी भी चेंज हो जा रही है। तो हम इस ग्राफ से क्या पाते हैं, फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट वैल्यू ऑफ म्यू, यानी फ्रीक्वेंसी एट विच एनर्जी डेंसिटी हैव मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर में इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका म्यू बढ़ता जा रहा है। एक टाइम के बाद ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी भी है वो भी डिक्रीज होती जा रही है। तो जब आपकी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी कि आपका वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है म्यू बराबर c/λ होता है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के भी कुछ साइंटिस्ट जैसे कि वाइन हो गए, रेले जीन्स हो गए, स्टीफन्स हो गए, तो इन्होंने भी इस पर काफ़ी स्टडी की, लेकिन अंततः उन्होंने सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने आखिरकार क्या बताया ब्लैक बॉडी के बारे में।
तो वाइन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर लेमडा टू लेमडा गिवन बाय, इन्होंने एक फार्मूला दिया म्यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू C1 अपान लेमडा की पावर 5 e की पावर माइनस C2 अपान लेमडा टी डी लेमडा। हालांकि इसका डेरिवेशन हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप इसके बारे में जानते रहिए कि इन्होंने आखिरकार क्या बताया था। ये अपनी थ्योरी इन्होंने 1892 में शायद दी थी, आप इसको एक बार श्योर हो जाइएगा, देख लीजिएगा। तो इन्होंने बताया क्या, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, C1 और C2 यहाँ पर कांस्टेंट है। वाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक्सप्लेन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन, सो दिस लॉ फेल्ड। चूँकि इनका जो ये लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए काम कर रहा था, यानी कि जब आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे थे तो इनका लॉ फेल होता जा रहा था। जैसे आपने यहाँ वेवलेंथ को बढ़ाया तो जो ये रेडिएशन है वो इस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, एक तरह से मुड़ जा रहा है, जबकि जाना चाहिए आपका रेडिएशन इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पर जो है वाइन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फेल हो जाता है। अब बात करते हैं रेले जीन्स लॉ की। तो इन्होंने अपना ये लॉ 1900 में दिया था। अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स लॉ द एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा इज गिवन बाई, इन्होंने भी दो वेवलेंथ के बीच में दो वेवलेंथ की रेंज लेकर के अपना एक फार्मूला दिया जो कि है म्यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई KT डी लेमडा अपान लेमडा की पावर 4। तो जहाँ पर के जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। तो इट वॉज फाउंड टू एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन द लॉन्गर वेवलेंथ रीजन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एनी एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर। तो इन्होंने पाया कि जो इनका मतलब इनका जो लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए काम कर रहा था। मतलब जैसे आप वेवलेंथ को जब मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए काम कर रहा था, जब आप मिनिमम वेवलेंथ को लेकर चल रहे थे तो इनका लॉ वहाँ पर भी फेल हो जा रहा था। और इन्होंने एक चीज़ और देखा, जब ये मतलब जो प्रैक्टिकल वाला ब्लैक बॉडी था उसको लिया और उसमें इन्होंने बताया जो रेडिएशन यहाँ पर जा रही हैं, उन्होंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन से इस कैविटी पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकरा रही हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर वो ऑसिलेट हो रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उनकी फ्रिक्वेंसी को ना चेक करके हम उनके ऑसिलेशन को ही चेक करें। तो इन्होंने यहाँ पर एवरेज एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर जो वो निकाला वो KT था। तो जब इन्होंने पाया मतलब रेले जीन्स ने पाया तो इनका जो नियम था वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वो प्रूफ नहीं हुआ। तो इसी को एक मतलब और नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी इज द फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट शॉर्ट वेवलेंथ। जब शॉर्ट वेवलेंथ के लिए इनका ये लॉ रेले जीन्स लॉ फेल हो जाता है तो उस मतलब आप बोल सकते हैं उस फेलियर को ही अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी the energy emitted should increase infinitely as wavelength decrease, but experimentally it does not happen। तो इन्होंने बताया कि जब आप जो है उसको वेवलेंथ को आप कम करेंगे तो इस फार्मूले से जब आप देखेंगे वेवलेंथ को आप कम करेंगे तो आपकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो जितना आप इसको शॉर्ट करते जाएंगे तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं हुआ। तो इस तरह से रेले जीन्स लॉ फेल हो जाता है। और ये रहा उसका ग्राफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैसे ग्राफ तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद ये ऐसे हो जाता है। तो रेले जीन्स लॉ के फेल होने के बाद तब उनकी इस प्रॉब्लम को प्लांक्स ने सॉल्व किया अपनी थ्योरी देकर। तो वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन स्थापित होता है। तो मैक्स प्लांक सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रपोजिंग दैट। और एक बात हम आपको बताना भूल गए, उन्होंने वहाँ पर जो बताया था जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, यानी रेले जीन्स ने बताया जो कैविटी से वो रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं वह कॉन्टिन्यूअस मतलब इमिट हो रहे हैं। लेकिन जब प्लांक ने इसको देखा तो उन्होंने बताया, हाँ उन्होंने मतलब माना कि वो ऑसिलेशन हो सकता है, ऑसिलेशन की वजह से ऑसिलेटर की वजह से वो इमिट हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी एनर्जी है वो कंटिन्यूअस ना हो करके वो डिस्क्रीट है, जो कि एक एनर्जी पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकल रही हैं और जिसको उन्होंने क्वांटा या फोटॉन के नाम से बताया।
यानी कि एनर्जी इज इमिटेड इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन। तो प्लांक ने एनर्जी के बंडल के रूप में उसको बताया, वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में है, ना कि कंटिन्यूअस, और उसको उन्होंने क्वांटा या फोटॉन कहा। उनका एक फार्मूला दिया गया, E बराबर NH म्यू, मतलब एक फोटॉन बराबर H म्यू की ऊर्जा वो निकल रही है, जहाँ पर N बराबर 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर्स। तो H इज प्लांक्स कांस्टेंट, H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो एक्सप्लेन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेक्टली। तो इस तरह से प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को करेक्टली एक्सप्लेन किया। हायर फ्रीक्वेंसी हायर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी एनर्जी भी उतनी ही हाई निकलेगी। तो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक एंड रेडिएशन फिनोमेना। तो प्लांक की इस थ्योरी से हमें एटॉमिक की स्टेबिलिटी के बारे में भी मतलब हेल्प मिलती है, और जो है रेडिएशंस वाले जितने भी फिनोमेना है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी आपने देखा, और फिर इसके बाद अभी आप और भी आगे थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें भी प्लांक की इस थ्योरी का काफ़ी हेल्प मिलता है। तो उनका ये ग्राफ है, जो जिस तरह से इस ग्राफ से उन्होंने एक्सपेरिमेंटल और थियरेटिकल दोनों तरह से अपने थ्योरी को प्रूव किया। तो जैसे उन्होंने माना था, मतलब रेले जीन्स ने कैविटी को लेकर बताया था कि वो ऑसिलेटर्स की वजह से एनर्जी इमिट हो रही है और वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में, उसी तरह से प्लांक्स ने भी माना कि हाँ वो ऑसिलेटर की वजह से इमिट हो रही हैं, लेकिन एनर्जी वहाँ पर डिस्क्रीट फॉर्म में हो रहा है। तो उन्होंने एवरेज एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर का फार्मूला H म्यू अपान E की पावर H म्यू अपान KT -1 दिया। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बताया 8 पाई म्यू स्क्वायर अपान C क्यूब इंटू H म्यू अपान E की पावर H म्यू अपान KT -1। इस फार्मूले से उन्होंने प्रूफ किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में किस तरह से फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन है, किसको बढ़ाने से क्या बढ़ता है क्या घटता है, तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो इस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको समझ आया या नहीं समझ आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये लेक्चर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी आपसे पूछ रहे हैं कि हमें भी कुछ लेक्चर बता दीजिए, हम कहाँ से पढ़ें, तो उनके पास भी आप शेयर करिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।